नमस्कार साथियों। आज साइंस का नया टॉपिक है साउंड। साउंड के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। साउंड या ध्वनि क्या होता है, इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ कहाँ ध्वनि का कौन से यंत्रों में इसका प्रयोग होता है, इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि देश के ऊपर बहुत ही दुख की घड़ी चल रही है, क्योंकि कोरोना महामारी ने अपना पूरी तरह से घेरा डाल चुकी है और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। लेकिन आप लॉकडाउन में जो पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब प्लेग की महामारी फैली थी तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें ताकि लॉकडाउन ये महामारी से निपटने के बाद जस्ट आपका परिणाम बहुत ही शानदार हो। तो आज करने जा रहे हैं साउंड ध्वनि। साउंड या ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक तरंग। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, तरंग क्या होती है? तरंग के जानने से पहले तरंगों के कुछ प्रकार होते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये दो प्रकार की तरंगें होती हैं। ध्वनि दो प्रकार की तरंगें होती हैं। तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। एक होती है अयांत्रिक तरंग। इन तरंगों से डायरेक्ट समझ में आ रहा है, समझ बढ़ रही है। यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक का अर्थ होता है किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी यंत्र से पैदा करना। वे तरंगे जो किसी यंत्र से पैदा की जाती है उन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, और वे तरंग जो किसी यंत्र से नहीं पैदा की जाती उन्हें अयांत्रिक तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सूर्य से आता है, और हम सब जानते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत वो नाभिकीय संलयन है। तो यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगों के बारे तो जानिए, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ, और एक होती है अनुदैर्घ्य। एक तरंग होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो तरंग दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगों को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि अगर पूछे किस प्रकार की तरंग है, यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग से भी थोड़ा हम विस्तार से देखें तो किस प्रकार की तरंग है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अयांत्रिक तरंग होते हैं उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग जिस प्रकार प्रकाश की तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको हम बोलते हैं। इस प्रकार थोड़ा हम तरंगों के बारे में जान लेते हैं। तरंग किस प्रकार मूवमेंट करती है, कैसे पैदा होती है। इस तो ध्वनि एक ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो इसके बाद बात करें तो किस ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। 20 से 20,000 हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जो हमारे कान सुन सकते हैं। तो इस प्रकार तरंग दो प्रकार के थे, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, और ये होती है अयांत्रिक, होती है विद्युत चुंबकीय। वे तरंग जो किसी यंत्र से पैदा की जाती है यांत्रिक तरंग। और इसके बाद ध्वनि गमन कहाँ करती है? ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि को तरंगों के बारे में देखें। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो माध्यम ये ठोस भी हो सकता है और द्रव। ठोस और द्रव पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस। और इसके बाद दो और होती हैं प्लाज्मा। एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक और 6 स्टेज होती है फर्मी आयनिक कंडेंसेट। अगर पूछे सबसे हॉटेस्ट स्टेज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। इसके बाद ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये यांत्रिक तरंग होती है और ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके बारे में तरंग के बारे में देखते हैं।
तरंगों के बारे में देखते हैं। ये एक प्रकार, इसको बोलते हैं हम करस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। हिंदी में बात करें तो इसको सरंग बोलते हैं और इसको गरत बोलते हैं। देखो ये है वेव। इसके बाद जो टू डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो सुरंगों के बीच की दूरी को कहते हैं हम वेवलेंथ। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और अर्थात ये भी वेवलेंथ और ये भी वेवलेंथ है। इसके बाद वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा। लैम्डा से तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इसके बाद आती है ये, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या आयाम। ये होता है, देखो साथियों, ये होता है तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये जो राउंड है, ये ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इनको बोलते हैं आवर्त। और इनकी स्पीड को जितनी आवर्ती और इनको नोट करते हैं, मतलब एक सेकंड में कितने क्रस्ट और ट्रफ, कितने राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम आवर्ती। आवर्ती और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो समझ रहे, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, ये होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रफ, ये होता है सरंग, और इसको हिंदी में बोलते हैं। और इनके बीच की दूरी कहते हैं तरंग दैर्घ्य और तरंग दैर्घ्य, और ये होती है एम्पलीट्यूड। इसके बाद दो लैम्डा आपको समझ में आया। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, इनके बीच में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो ये थोड़ी क्लोजली है, इनके बीच में देखो डिस्टेंस कम हो रही है तो इनके राउंड बढ़ रहे हैं, अर्थात राउंड का अर्थ क्या, टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको आवर्ती बोलते हैं, और इसकी इकाई होती है एचजेड या हर्ट्ज। इनके बीच की दूरी वेवलेंथ, ये क्रस्ट, सरंग, ये एम्पलीट्यूड, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। और अगर तो इससे समझ आता है, यदि वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम कह सकते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और टाइम भी बढ़ेगा, और एक सेकंड में कितने, इसको कहते हैं हम आवर्तकाल, मतलब एक सेकंड में कितने राउंड या कितने क्रस्ट और ट्रफ कंप्लीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आवर्तकाल। आवर्तकाल। आपको तरंग दैर्घ्य समझ में आया होगा। आयाम, इसको कहते हैं हम आयाम, और इन राउंड को कहते हैं हम कितने समय में, इसको कहते हैं, समय को कहते हैं हम आवर्तकाल। और एक जो ये सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आवर्त, और जितने समय में कंप्लीट हो रहे उस समय को बोलते हैं हम आवर्तकाल। तो इसके बाद ध्वनि के बारे में, ध्वनि दो प्रकार की तरंग होती है, एक तो यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंगों के दो भाग होते हैं, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, अर्थात हम कह सकते हैं ध्वनि का गमन ठोस और द्रव दोनों माध्यम में हो सकता है, लेकिन ध्वनि की चाल ठोस में ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा होती है इसकी इस्पात में। आपने कई बार स्कूल में प्रयोगशाला में ट्यूनिंग फोरक होता है, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उस ध्वनि ज्यादा प्रोड्यूस होती है। स्पेशल एक्सपेरिमेंट में उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो इतना हमें जाना। तो इसके बाद बात करते हैं, आपने जानते अनुदैर्घ्य तरंगों की ध्वनि किस में गमन करती है, ठोस और द्रव में ध्वनि गमन कर सकती है। और हमारे कानों तक जो अनुभूति, सुनने की अनुभूति पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि की ऊर्जा। इसके बाद ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है, बात करें तो ऊर्जा के टर्म में बात करें कि यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा हम जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसी यंत्र के द्वारा जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है अर्थात टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि की जो ऊर्जा होती है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, और ये सम होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है,
जो गति के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो स्थिति अर्थात पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो स्थिति के अनुसार जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ये होती है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, क्योंकि इसमें पोटेंशियल का अर्थ होता है पोजीशन के कारण जो ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस होती है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, जब हम कोई बॉडी अगर ऊपर फेंकते हैं तो उसमें हम जानते हैं ग्रेविटी एक्ट करती है, नीचे आती है तो ग्रेविटी एक्ट करती है, क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो टोटल मैकेनिकल ऊर्जा है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थित। तो ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये हाफ में इसके गतिज ऊर्जा होती है, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े। हम प्राचीन काल से ध्वनि के बारे में विस्तार से जान सकते हैं, जो आज हमारे कल्चर में काफी आप कल्चर में होते हैं। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो थालियां बजाई जाती हैं। तो यह प्रचलन अकबर बादशाह ने स्टार्ट करवाया था, क्योंकि उसका साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा। तो उसके एक मंत्री होते थे बीरबल, उन्होंने जगह जगह पर ढोल की व्यवस्था करा रखी। किसी भी दरबार में अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता था तो ढोल बजवा दिए जाते। और ये बात है 1565 की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी ध्वनि कौन सुन सकता है। इन तरंगों को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ध्वनि की तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अवसर्वे, सर्वे और परासर्वे। तरंगों को 3 अवसर्वे, सर्वे, परासर्वे। ये फिक्स रेंज के अंदर कार्य करती हैं। वो रेंज क्या है? देखो, सर्वे होती है, सर्वे देख ले 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये होती है 20 हर्ट्ज से कम और ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अर्थात परा का मतलब होता है अवसर्वे का मतलब, इनको इंग्लिश में इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रा ये कंपटीशन के साथ साथ और स्कूलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में एनसीईआरटी का बिल्कुल उस लेसन का एनालिसिस है ये। तो 9th क्लास के आपका यदि कोई आपका बहन भाई 9th क्लास में, वो बच्चा भी इसको देख सकता है और मुझे विश्वास हो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। 20 अवसर्वे तरंग, जो 20 हर्ट्ज से कम हो उन्हें अवसर्वे बोलते हैं। सर्वे जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। 20 से 20,000 के बीच जो ध्वनि होते हैं, जो मानव के काम सुन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वे। जो मनुष्य सुन नहीं सकता, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसे होते हैं परासर्वे। जिस प्रकार इसका एग्जाम्पल कहा जाता है सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब पेट की जांच के लिए, आंतरिकों की जांच के लिए किया जाता है। सर्वे 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होते हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं। और ध्वनि की इसके बाद हम थोड़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं परासर्वे तरंगों के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टी क्या, इनका यूजेज कहाँ होते हैं। इसके बाद थोड़ा यूनिट के बारे में जान लेते हैं। ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। और थोड़ा इसके बारे में बता दें कौन सी ध्वनि हमारे लिए, देखते हैं हम कई बार हमारे आस पड़ोस में डीजे वगैरह, जनरेटर, लाउड स्पीकर, तो उनके एक हमारे लिए हानिकारक है ध्वनि प्रदूषण में। मतलब 50 से ज्यादा डेसिबल साउंड हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि सोने के समय 50 से कम डेसिबल साउंड होना चाहिए। इसलिए आप जानते हैं कि शहरों में 10 बजे के बाद डीजे वगैरह बंद करवा दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे सोने के समय कम से कम 50 डेसिबल से नीचे साउंड होनी चाहिए। तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल, जिसको डीबी से नोट करते हैं। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। अब सेकंड पार्ट का वेट करें।